सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ एक टॉपिक डिस्कस करूंगा और 3 और टॉपिक मैं एक्स्ट्रा वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाऊंगा। यह जो टॉपिक है, जो कि आपकी स्क्रीन पर लिखा दिखाई दे रहा है, इसमें हम डिस्कस करेंगे तेल का गणित और भारत। तेल का गणित इसलिए, आपने अभी सोशल मीडिया पर पढ़ा होगा कि तेल खरीदने पर अब कंपनियों को पैसे मिल रहे हैं, अर्थात आपको पेमेंट नहीं करना, बल्कि ऊपर से कंपनियां जो बेचने वाली कह रही हैं कि आप हमसे पैसे ले लीजिए और तेल खरीद लीजिए। आखिर ये पूरा गणित क्या है? दूसरा, इसी के पहले एक आपने और सूचना सुनी होगी कि सभी देश अपने जो तेल के रिजर्व हैं उनको फुल कर रहे हैं, लेकिन भारत इसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहा। तो ये जो टॉपिक है काफ़ी जो है कि इंटरेस्टिंग है और साथ ही साथ जो है कि ये समझने वाला है। तो एक एक करके मैं इन्हीं सब डायमेंशंस को आपको क्लियर करने का प्रयास करता हूँ। जैसा कि हमें पता है, जो कच्चा तेल होता है उसे काला सोना के नाम से जानते हैं, और सोना एक ऐसी चीज़ होती है जिसका दाम जो है कि कभी बहुत कम नहीं होता। और यही कारण है कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि तेल के मूल्य निगेटिव में गए हैं। निगेटिव का मतलब है कि अब आपको तेल की एक पैसा भी खरीदने के लिए नहीं देना है, लेकिन उसके पीछे कुछ कंडीशंस हैं और साथ ही साथ कुछ जो है कि स्थिति हैं। तो आइए एक एक करके मैं इसको समझाता हूँ। ज़मीन से सीधा जो निकालने जाने वाला जो पेट्रोलियम है, वह जो है कि क्या है, कच्चा तेल कहलाता है। तो कच्चा तेल वो तब तक है जब तक हम उसको ज़मीन से निकाल रहे हैं। उसके बाद क्या करते हैं, हम रिफाइनरी में उसको प्रोसेसिंग करते हैं और फिर उससे कई प्रोडक्ट निकलते हैं, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन और कुछ बाई प्रोडक्ट निकलते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि ग्लिसरीन निकलता है, उससे कई चीज़ें ऐसी निकलती हैं जो हम जो है कि कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में यूज करते हैं। और एक सीधा सा एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल दिखाऊं, मैं आपको बताऊं तो जैसे आपने देखा हुआ जो सड़कें बनती हैं, तो जो डाबर निकलता है जो ब्लैक कलर का होता है जो सड़कों को बनाने में, वो भी क्या होता है, इसी पेट्रोलियम प्रोडक्ट का ही क्या है, बाई प्रोडक्ट है। कैसे मिला? रिफाइनरी के माध्यम से। लेकिन जो डाबर है वह जमीन से अंदर से डायरेक्ट नहीं निकलता है। क्या निकलता है? पेट्रोलियम निकलता है, और इसी पेट्रोलियम को कच्चा तेल बोलते हैं। ये जो कच्चा तेल होता है, इसका जो निर्माण है वह जलीय जीवों, शैवालों, जीव जंतुओं के अवशेषों के अवतलित होने और उस पर दाब और बिना ऑक्सीजन के अपघटित होने से होना। अब देखिए, थोड़ा सा लिखी हुई चीज़ें कब समझ में कम आएगी। एक कल्पना करिए कि मान लीजिए कि एक क्षेत्र है, और वो क्षेत्र मान लीजिए मेरे गांव का क्षेत्र है, और वह जो क्षेत्र है, मेरे गांव का जो क्षेत्र है, वो उससे समुद्र लगा हुआ है, अर्थात समुद्र से कोस्ट, समुद्र का जो तटीय क्षेत्र है, वहाँ पे मेरा गांव, और वहाँ पे अच्छे पेड़ हैं, वृक्ष हैं, वहाँ पे अन्य जीव जंतु, किसी कारण से वो अवतलित हो जाए, अर्थात उसका डाउनवर्ड मूवमेंट हो जाए, नीचे की ओर धंस जाए। और नीचे की ओर जब धंस जाएगा तो बाद में उस पर पानी गिरेगा, मिट्टी आएगी, कई चीज़ें। अब हमारा पूरा गांव जो पहले कभी हुआ करता था, नीचे दब गया। नीचे जब दब गया है तो देखिए, ऊपर से आने वाली चीज़ों का दबाव पड़ेगा, साथ ही साथ नीचे जैसे जैसे हम जमीन में जाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है, तापमान बढ़ता है। तो कुल मिलाकर पृथ्वी से अंदर से मिलने वाला तापमान और कई तरह के दबाव के कारण चीज़ें क्या होती, सड़ती हैं, गलती हैं। इन्हीं को बोला जाता है अपघटित होना। अब देखिए, जमीन के अंदर नीचे इतना ऑक्सीजन तो है नहीं, तो उससे क्या होता है, जब ऐसे ही जलीय जीवों, वनस्पतियों, शैवालों का अपघटन होता है नीचे की तरफ, तो उसी को बोलते हैं हम कच्चा तेल या पेट्रोलियम। तो ये कच्चा तेल और पेट्रोलियम जो आज हम देख रहे हैं, इनका निर्माण आज नहीं हुआ, ये कई हजार लाख वर्ष पहले हो गए थे। और जहाँ से अगर यह मिलते हैं, उनका अगर आप देखें, उन चट्टानों को देखें, उन रॉक्स को देखें, चट्टान और रॉक्स क्यों? क्योंकि जमीन के अंदर से निकाली जाती हैं। तो जमीन के ये सभी चीज़ों को हम क्या कहते हैं, चट्टान के नाम से जानते हैं। तो अगर आप जहाँ से ही निकलते हैं, वहाँ की सॉइल देखिए, मिट्टी देखिए,
चट्टान देखिए तो आपको पता चलेगा उन जगहों का जो निर्माण है लगभग 600 मिलियन वर्ष से पहले हुआ था। अर्थात ये जो पेट्रोलियम बनने की प्रक्रिया आज से नहीं चल रही है, ये कई लाख वर्षों पहले से चल रही है, तब जाकर ये अस्तित्व में आए। जो सबसे नवीन चट्टानें जहां पर आपको पेट्रोलियम मिल सकता है वह भी क्या है, 1 मिलियन वर्ष पुरानी है। अर्थात इससे नवीन चट्टानों में क्या होता है, पेट्रोलियम नहीं मिलता। ये जो पेट्रोलियम है ये क्या होता है, हाइड्रोकार्बन होता है। हाइड्रोकार्बन का मतलब हाइड्रोजन और कार्बन का ये मिश्रण होता है। और यही हाइड्रोकार्बन क्या होता है, जब आपने देखा वो फ्यूल के रूप में जब ये जलता है तो इसी से क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है, ऊष्मा मिलती है और हमारी सभी गतिविधियां क्या होती हैं, चालू। अब जैसे ये हाइड्रोकार्बन है तो हाइड्रोकार्बन क्या है, कई कलर का होता है। ये इस पर मैटर करता है कि आखिर पेट्रोलियम किस चीज से बन रहा है, वह पेड़ों से बन रहा है, जीवों से बन रहा है, शैवालों से बन रहा है, या किस चीज से बन रहा है, कितनी गहराई पर बन रहा है, कितना दबाव उसको मिल रहा है, कितना टेम्परेचर मिल रहा है। जैसे एक फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चीज कहूँ कि आपको क्या करना है, एक प्लास्टिक लेना है, उस प्लास्टिक को अलग अलग टेम्परेचर पर मेल्ट करना है। तो आप देखिए अगर माचिस की तीली से किसी प्लास्टिक को पिघलाइए तो लंबा समय लगेगा, और जो पिघलेगा तो उसका स्ट्रक्चर कुछ और होगा। कोई एक जो है कि बहुत बहुत टेम्परेचर वाला कोई भाग वहां पर फेंक दीजिए तुरंत गल जाएगा। तो ऐसे ही क्या होता है कि जो पेट्रोलियम बनता है, इनके पेट्रोलियम बनने की स्थिति क्या होती है, अलग अलग होती है, क्षेत्र अलग अलग होते हैं, उनका जो है कि दशाएं अलग अलग होती हैं। इसके कारण से यह कभी लाइट कलर का आपको दिखाई देगा, कभी गोल्डन येलो कलर का दिखाई देगा, कभी ब्लैक कलर का, कभी डार्क ब्लैक कलर का दिखाई देगा। अर्थात जो कच्चा तेल हम प्राप्त करते हैं सभी जगह वह एक कलर का नहीं होता, क्योंकि सबका केमिकल स्ट्रक्चर एक जैसा नहीं है। केमिकल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि रासायनिक संरचना, आखिर उनका निर्माण हुआ क्या है। जैसे ही स्वाभाविक है कलर के हिसाब से उनकी प्रॉपर्टी क्या होगी, चेंज होगी, और साथ ही साथ उनकी जो विशेषताएं होगी वो भी क्या होंगी, चेंज होंगी। अब देखिए, अब यह जो हमने ये तो देख लिया सामान्य बेसिक जो होता है पेट्रोलियम। अब इसे 4 श्रेणियों में हम डिवाइड करते हैं। ये सब चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एग्जाम हॉल में आपसे यही पूछा जाता है, और जब आप इसको इंटरलिंक नहीं करते तो आप कहते हैं हमें तो करंट अफेयर्स में ये सब चीज़ें कहाँ आती हैं, तो पढ़ाया नहीं गया। इसलिए मेरा प्रयास ये है कि उन सभी चीज़ों को क्लियर कर दूँ जो आपसे पूछे जा सकते हैं। खैर, तो इसको 4 श्रेणियों में हम डिवाइड करते हैं। एक होता है द वेरी लाइट ऑयल। द वेरी लाइट ऑयल का मतलब ये वाइट कलर का आपको दिखाई देगा और बहुत हल्का होता है। जैसे आपने जेट फ्यूल देखा होगा जो एविएशन में यूज होता है, हवाई जहाजों रॉकेट वगैरह में यूज होता है, इसको बोलते हैं जेट फ्यूल। तो ये जेट फ्यूल जो होता है बहुत हल्का होता है, वाइट कलर का होता है, और ये सबसे अच्छी क्वालिटी का माना जाता है। तो जो द वेरी लाइट ऑयल जिसको बोला जाता है उसका एग्जाम्पल क्या है, जेट फ्यूल है, गैसोलीन है, कैरोसिन है, पेट्रोलियम ईथर है, पेट्रोलियम स्प्रिट है। और ये जो द वेरी लाइट ऑयल की कैटेगरी में ये जो आते हैं ये क्या होते हैं, बहुत ही जल्दी वाष्पीकृत होते हैं, बहुत हल्के होते हैं एक्चुअली, और ये क्या होते हैं, बहुत जल्दी वाष्पीकृत। जैसे पेट्रोलियम है, पेट्रोल है, तो पेट्रोल को आप जमीन पर ऐसे फेंक दीजिए, वो रहेगा क्या, कुछ देर में क्या हो जाएगा, वाष्पीकृत हो जाएगा, उड़ जाए, क्यों, क्योंकि हल्का। लेकिन इसी तरह से अगर आपको मैं कहूँ जो डाबर है वो भी तो क्या है, पेट्रोलियम से ही निकला हुआ एक पदार्थ, उसको आप जमीन में फेंक दीजिए, वो जमीन में चिपका रह जाता है, इसीलिए तो रोड बनता है उससे। तो कहीं ना कहीं इसी आधार पर इनकी कैटेगरी डिसाइड की गई। तो सबसे अच्छी क्वालिटी का जो होता है तो द वेरी लाइट ऑयल को माना जाता है। उसके बाद इससे कम अच्छी कैटेगरी का होता है ये लाइट ऑयल माना जाता है। ये पहले की अपेक्षा कम हल्का होता है लेकिन फिर भी यह अच्छा माना जाता है। इसको ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के ईंधन अर्थात जो हम गाड़ियों को में यूज करते हैं उसमें सबसे अच्छी कैटेगरी के जो ऑयल होते हैं वह भी इसी लाइट ऑयल के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद होता है मीडियम कैटेगरी का और हैवी फ्यूल ऑयल। हैवी फ्यूल ऑयल को उसी रूप में समझिए जो डाबर है वह क्या है, हैवी फ्यूल का एक एग्जाम्पल है। फ्यूल ऑयल इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि उसको कई जगह जलाया भी जाता है, डाबर को जलाया जाता है। देखिए आपने रोड देखा होगा तो आपने देखा होगा उसी डाबर को जला के, उसी डाबर से जला के लकड़ियों के माध्यम से अन्य डाबर को पिघलाया जाता है, तो इसको हैवी फ्यूल ऑयल बोला जाता है। और एक है मीडियम ऑयल। तो मीडियम ऑयल क्या होता है, जो लाइट ऑयल होता है उससे थोड़ा सा भारी होता है, और इससे जो हैवी फ्यूल है इससे क्या होता है, कम भारी होता है। कुल मिलाकर ये जो कैटेगरी डिसाइड की गई है इससे सिर्फ ये समझना है कि अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए
ऑयल, तो सामान्य तो वो किसकी बात कर रहे होंगे, या तो द वेरी लाइट ऑयल की बात कर रहे होंगे, या लाइट ऑयल की, या फिर जो है कि मीडियम ऑयल की बात कर रहे होंगे। जो सामान्यतः हम जो पेट्रोलियम शब्द यूज करते हैं उसमें हम जो HFO है अर्थात हैवी फ्यूल ऑयल है, इसको हम जो है कि कंसीडर नहीं करते हैं। अब देखिए हमने ये समझ लिया इसके प्रकार इतने होते हैं। अब आपको पता है पूरे विश्व में क्या होता है, यह पाया जाता है। जब पूरे विश्व में पाया जाता है तो इसको क्या होता है, कोई खरीदता होगा और कोई बेचता होगा। कहाँ खरीदा जाए कहाँ बेचा जाए उसके लिए कुछ प्लेटफॉर्म बने हुए हैं। इसके लिए क्या है, 3 प्रकार के प्लेटफॉर्म आपको काम जो है कि करते हुए दिखाई देंगे। देखिए मैं आपको एक इमेज दिखा रहा हूँ, ये देखिए स्क्रीन पे आपको इमेज दिखाई दे रहा होगा। एक लिखा है WTI, एक लिखा होगा वेरेंट, एक लिखा होगा दुबई। ये दरअसल क्या है, एक प्लेटफॉर्म है। अब जैसे मैं आपको कहूँ कि पूरे इंडिया में अलग अलग जगहों पर क्या होता है कि कई चीज़ों का प्रोडक्शन, मान लीजिए गेहूं का प्रोडक्शन होता है। अब आपको गेहूं खरीदना है तो गेहूं खरीदने के लिए क्या आप सभी लोगों के जो गेहूं उपजाते हैं उनके घर जाएंगे? नहीं, आप सोचेंगे कहीं मैं एक ऐसे जगह जाऊं जहां पे सभी गेहूं उत्पादक जुड़े हुए हों और मैं वहां से मोल भाव करके क्या करूं, खरीद लूं। ठीक इसी तरह से जिस तरह से आप एक ही जगह बैठे हुए पूरे इंडिया के जो गेहूं के प्रोडक्शन करता है उनसे जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, इसी तरह से पूरे वर्ल्ड में 3 प्लेटफॉर्म बने हैं। एक का नाम है WTI, दूसरे का है वेरेंट, तीसरे का है दुबई। अब देखिए इसको और अब मैं आसान करता हूं। आपने एक शब्द सुना होगा शेयर बाजार। तो शेयर बाजार में क्या है, कंपनियां हैं, जैसे रिलायंस है, तो रिलायंस क्या सिर्फ इंडिया में काम करती है क्या, बाहर भी काम करती है। अडानी है, गेल है, NTPC है, जो है कि ONGC है। तो ये कंपनियां क्या बहुत जगह काम करती हैं। लेकिन अगर आप इनका शेयर धारक बनना है आपको, तो आप क्या चाहते हैं, आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के पास जाते हैं या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जाते हैं और आप उनके शेयर परचेज कर लेते हैं। तो शेयर परचेज करके क्या करते हैं, आप उनके हिस्सेदार बन जाते हैं। ठीक इसी तरह से आपको पता है कि कुछ ऐसे भी एक्सचेंज होते हैं, प्लेटफॉर्म होते हैं जहां पर वस्तुओं की खरीद बिक्री होती है। कैसे वस्तुओं की खरीद बिक्री, मान लीजिए कोई एक ऐसा एक्सचेंज है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज MCX जिसको बोला जाता है इंडिया में, वह क्या है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आप वहां पर जाइए और वहां पर मान लीजिए कहा गया है कि 30 आइटम बिक सकते हैं। मैं आइटम का मतलब 30 आइटम कह रहा हूं, इसका मतलब है वो कुछ भी हो सकता है। मैं एक एग्जांपल लेता हूं आपको बताने के लिए, फिर से वही आलू कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप क्या होगा, जितने भी आलू के उत्पादन करता है वहां पर हैं और आप उनसे कहिए ट्रेडिंग करिए। तो ट्रेडिंग 2 तरीके से आप कर सकते हैं, उनसे कहिए कि ये लो पैसा हमें सामान भेज दो। दूसरा ट्रेडिंग ये कर सकते हैं, आप उनसे कहो कि भैया ऐसा है, मान लीजिए किसी ट्रेडर, किसी को आलू चाहिए और मैं क्या हूँ, आलू उत्पादन करता हूँ। उसने कहा कि देखिए आप इस प्लेटफॉर्म पे हैं MCX पे, अर्थात जहाँ पे कमोडिटी की खरीद बिक्री होती। कमोडिटी का मतलब है वस्तु का जहाँ पे व्यापार होता है। तो मैंने कहा भैया हाँ मैं हूँ। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कीजिए कि आप मुझे जो है कि आलू दे दीजिए। मैंने कहा मेरे पास अभी तो आलू नहीं है, खत्म हो गया है, लेकिन मैं इस प्लेटफॉर्म से जुड़ा हूं, 1 महीने बाद मेरे पास आलू क्या होगा, आ जाएगा, तो मैं आपको, आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं आपको दे दूंगा, या जो मुझे अच्छी कीमत दे देगा वो दे दे। तो वह व्यक्ति मुझसे कह सकता है ऐसा करिए कि आप हमसे पैसे ले लीजिए अभी और आप दाम बताइए कितना लेंगे। तो मैंने कहा कि मैं प्रत्येक केजी का 10 रुपए जो है कि चार्ज करूंगा। उसने कहा डन, अर्थात वह मुझे, उसने कहा कि मुझे 1 कुंटल 10 कुंटल जितना भी, उसने यूनिट बताया, मान लीजिए उसने कहा सिर्फ 1 केजी, कि मैं 1 केजी आलू लूंगा। 1 केजी इसलिए बता रहा हूं थोड़ा समझना आसान रहा है, केजी ओजी में कोई व्यापार नहीं होता। तो अब देखिए उसने कहा कि मैं 1 केजी लूंगा, उसने मुझे 10 रुपए दे दिए। अब 1 महीने बाद जब मैं आलू का प्रोडक्शन करूंगा तो मैं उसको दे दूंगा। तो देखिए अभी हमने जो ट्रेड किया, जो व्यापार किया, वह कब किया, अभी हमने कर लिया। और हम क्या करेंगे, सामान की आपूर्ति क्या करेंगे, बाद में करेंगे। इसी को बोलते हैं वायदा कारोबार, अर्थात हमने वायदा किया है कि हम आपसे व्यापार करेंगे, हम आपसे लेन देन करेंगे। अब देखिए मैं आपको आता हूं फिर से इसी पे, बेरेंट, WTI और दुबई। आपको लग रहा होगा पता नहीं कि तेल से कहां आलू बेचने लगे। अब आपको समझ में आएगा यह तेल और आलू का खेल है क्या।
अब देखिए, अब ये जो तीन आपको मैंने शब्द बताए, एक तो वेरेंट है, एक तो आपका WTI, तो और तीसरा है दुबई। दरअसल ये क्या है, इसी प्रकार के प्लेटफॉर्म है जिस प्रकार के प्लेटफॉर्म अभी मैंने आलू के संदर्भ में लिए। जैसे मैं एक आलू के जो है कि कमोडिटी सेंटर पर जुड़ा हूँ, ऐसे ही मेरे जैसे हजारों लोग जुड़े हैं जो आलू बेचते हैं और उनसे कोई खरीदता है। ठीक इसी तरह से पूरे विश्व में क्या हुआ है, तेल के जो उत्पादन करता है और जो खरीदार हैं कुछ प्लेटफॉर्म पे जुड़े। तो पहला है ब्रेंट क्रूड, यही जो है कि इंडिया के संदर्भ में सबसे ज़्यादा यही होता है। अब देखिए ब्रेंट क्रूड का क्या मतलब है। ब्रेंट क्रूड का जैसे कि आपके इमेज दिखाई दे रहा है कि यह जो यूरोपीय क्षेत्र है, यूरोप के आसपास का यह जो पूरा क्षेत्र है अटलांटिक महासागर का, देखिए जहाँ पे ब्रेंट लिखा दिखा, इसके समीप का जो क्षेत्र है, यहाँ पर जितना प्रोडक्शन होगा या फिर प्रोडक्शन वो कहीं हो रहा हो, लेकिन यहाँ पर लंदन में क्या है, एक एक्सचेंज है। तो लंदन में हमने एक एक्सचेंज बना रखा है जहाँ पर हम क्या करते हैं कि ये जो ब्रेंट टाइप का जो क्रूड है, तो जो तेल है, तेल का दरअसल एक क्वालिटी का एक आधार है। और दूसरा क्या है आपका WTI, तो ये देखिए, ये भी मैं बताऊंगा क्या है। तो अभी ये समझिए कि यह जो बेरेंट सागर वाला जो क्षेत्र है ना, ये कहाँ पे है, आपको जो है कि नॉर्वे, फिनलैंड, इस जो स्कॉटलैंड वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर आपको ये पास में दिखाई देगा यहाँ पर। तो यहाँ ये यूरोप के पास वाला जो क्षेत्र जहाँ पेट्रोलियम निकलता है, इन्होंने अपना एक ग्रुप बना रखा, एक प्लेटफॉर्म बना रखा है, इसी को बोलते हैं बेरेंट। तो इसमें कोई उत्पादनकर्ता जुड़ सकता है जो पेट्रोलियम को उत्पादन करता है। अब ये जब उत्पादन करता है, इससे जुड़ गया है, तो जिसको खरीदना होगा यहाँ पर आएगा और वो क्या करेगा, खरीद लेगा। तो देखिए ब्रेंट क्रूड का मतलब होता है इसका लंदन से जुड़ा हुआ एक जो कि बेंचमार्क है। बेंचमार्क मतलब जहां कीमतें तय होती हैं, और कीमतें किस पे चीज पे कम तय होंगी, डिमांड और सप्लाई पर। अर्थात अगर डिमांड और सप्लाई दोनों एक जैसे हैं तो दाम नहीं बढ़ेंगे, लेकिन अगर डिमांड ज्यादा हो गई और सप्लाई कम है तो क्या हो जाएगा, दाम बढ़ जाएगा। तो इसलिए जो ब्रेंट क्रूड जो क्षेत्र है, इसका सर्वप्रथम जो उत्पादन प्रारंभ किया गया था, ये नॉर्वे और स्कॉटलैंड के पास का जो बेरेंट सागर का क्षेत्र यहाँ प्रारंभ किया था। भारत भी यहीं से सर्वाधिक ट्रेड करता है, किसका, पेट्रोलियम का। इसका मतलब ये जो प्लेटफॉर्म है इससे ही बनता है। जैसे आप कहें कि हमारे यहाँ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, ऐसे ही न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, जो है कि अब जो है कि जापान का स्टॉक एक्सचेंज। तो आपके ऊपर है ना कि आप कहाँ से व्यापार करते हैं। तो हम कहां से करते हैं, बेरेंट जो ये ट्रेडमार्क यहां से करते हैं। यह हल्के कच्चे तेल का जो बेरेंट ट्रेड जो क्रूड ऑयल है, इसमें जो व्यापार होता है हल्के कच्चे तेल के लिए होता है। और ये क्या करता है, ये बेंचमार्क का कार्य करता है कि यह तेल की क्वालिटी कुछ इस प्रकार होगी और यहाँ पर मिलजुल के हम क्या करेंगे, दाम तय करेंगे। यह उत्तरी सागर और समीपवर्ती क्षेत्र के आसपास से क्या होता है, निकाला जाता है। इस जो तेल होता है इसमें सल्फर की मात्रा थोड़ी अधिक होती है, और विश्व का लगभग 2/3 जो 2/3 जो तेल का व्यापार होता है, या 66% जो तेल का व्यापार होता है वो कौन सा होता है, बेरेंट कैटेगरी का ही होता है। दूसरी जो कैटेगरी है उसको बोलते हैं वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट का होता है मध्यक, और जो है कि अब देखिए WTI भी क्या है, एक बेंचमार्क है, जैसे कि क्या है आपका पेरेंट है। इसका व्यापार क्या होता है, अमेरिका से होता है। और यहाँ क्या होता है, जो अमेरिका कॉन्टिनेंट वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर जो तेल निकाला जाता है वह अच्छी क्वालिटी का, सबसे अच्छी क्वालिटी का होता है। और वह किसके तहत व्यापार किया जाता है, वह किया जाता है WTI की तरफ। अब देखिए भारत को दो मैंने चीजें बता दी, WTI बता दी, बेरेंट। अब भारत को जो सामान्य ऊर्जा की जरूरत है वो कहाँ से मंगा लाते हैं, बेरेंट से, ट्रेड मार्क से मंगा लाता है, अर्थात लंदन से व्यापार कर लेता है। लेकिन भारत को और अच्छा जेट फ्यूल चाहिए तो उसको कहां से जाना होगा, WTI के पास जाना होगा, और वहां से क्या करना होगा, खरीदना होगा। अब देखिए अमेरिकी क्षेत्रों में क्या होता है, इसका उत्पादन। तीसरा जो होता है, जो बास्केट है, वह क्या होता है, ओपेक होता है। ओपेक आपको पता है पेट्रोलियम प्रोडक्शन कंपनियां हैं, तो इनका दुबई बेंचमार्क चलता है। अर्थात जैसे लंदन आपने सुना, जैसे आपने जो है कि न्यूयॉर्क का नाम, अमेरिका में न्यूयॉर्क है, ऐसे ही जो है कि ये दुबई का जो बेंचमार्क है ये किसको डिनोट करता है, कि ओपेक से जुड़े देशों का। अब देखिए कुछ थोड़ा सा आपको बोरिंग सा नहीं लगना चाहिए, इसके लिए मैं आपको समझाऊं, आसान शब्दों में समझिए कि पूरे विश्व में क्या हो रहा, तेल का प्रोडक्शन हो रहा। जब तेल का प्रोडक्शन हो रहा तो कहीं ना कहीं से तो हम खरीद बिक्री करेंगे ना। तो खरीद बिक्री करने के लिए हमने तीन अपने क्या बना रखे, प्लेटफॉर्म। अब इसी पेट्रोल जो प्लेटफॉर्म पर हम जाएंगे और खरीद बिक्री करेंगे। अब देखिए मैं आपको वर्तमान कंडीशन से जोड़ता हूं। अभी क्या हुआ, आपको पता चला कि WTI बेंचमार्क पर 20 अप्रैल को क्या हुआ,
कि मई माह के लिए कच्चे तेल की कीमत क्या हो गई, नेगेटिव में $37 चली गई। अर्थात जो है कि इसका मतलब है कि आपको अगर क्या है कि आपको खरीदना है, आप वहाँ पर पहले से तेल खरीद रहे हैं, तो अगर आप उस समय तेल खरीदिए तो माइनस में जो है कि $37 का मतलब ये है कि अगर आप एक बैरल खरीदेंगे तो आपको $37 और मिलेगा, आपको पैसा नहीं देना। निगेटिव का मतलब होता है शून्य से भी दाम नीचे चलेगा। तो शून्य का मतलब क्या होता है, किसी चीज का दाम शून्य का मतलब क्या है, हमें पैसा ही नहीं देना, जाए और उठा लाए। लेकिन यहाँ पर निगेटिव में चला गया, अर्थात आपको पैसा तो नहीं देना है, लेकिन जो आपको तेल दे रहा हो कहेगा हमसे पैसा भी ले जाओ। कहेगा क्यों, हम क्यों पैसा दे रहे हो, तो कहें आप जो भी जहाज वगैरह में लेके जाओगे उसमें खर्च होगा तो आप ले जाओ। तो आप उससे पूछेंगे भैया इतना दरिया दिल क्यों दिखा रहा है, वो कहेगा भैया हमारे पास कुछ जेन्युइन कारण है, आप बस इसको लेकर जाओ। तो लोग अभी इसी कारण यह कहा जा रहा है कि अगर अब आप क्या है खरीदते हैं तो आपको पैसा मिलेगा। अब देखिए ये कैसे हुआ होगा, आखिर ये कंडीशन क्रिएट कैसे हुई होगी। उससे पहले कुछ चीज समझिए। एक देखिए मैं आपको एक फ्लो चार्ट दिखा रहा हूं। एक जगह दिखाई आपको उत्पादन कंपनी लिखा दिखाई दे रहा होगा, ए और बी। उसके बाद है कुछ ट्रेडर्स हैं, CDEF, और उसके बाद क्या है बायर्स हैं, अर्थात खरीदने वाले। अब देखिए ए और बी क्या है, कोई कंपनी है जो कि क्या करती है, पेट्रोलियम को निकालती हैं जमीन से। और जब क्या है जब यह तेल को जमीन से निकाल रही हैं तो यह डायरेक्ट लोगों को नहीं बेच रहे। डायरेक्ट मतलब जैसे हमारे यहाँ की जो रिफाइनरी है, चाहे वो रिलायंस की हो या सरकारी क्षेत्र की हो, या हमारे यहाँ एयरलाइंस की जो कंपनियां हैं, अगर उनको पेट्रोलियम चाहिए तो वह सीधे उत्पादन कंपनियों से नहीं खरीदेंगे। वह किससे खरीदती हैं, बीच में कुछ ट्रेडर्स होते हैं, ब्रोकर्स होते हैं, दलाल होते हैं। यह क्या करते हैं कि यह कंपनियों से पहले से ही खरीदते रहते हैं। जैसे मान लीजिए ए और बी क्या है, उत्पादन कंपनी है, और CDEF क्या है, ट्रेडर्स हैं। तो ए ने क्या किया, ए जो उत्पादन कंपनी है इससे दो ट्रेडर जुड़े हुए हैं, कौन, C और D। बी से कौन जुड़ा हुआ है, जो ट्रेडर से जो व्यापारी है वो कौन है, EF। अब क्या है, इसका मतलब यह है कि एक कंपनी जितना उत्पादन करेगी उसको बेचने की जिम्मेदारी किसके पास है, C और D के पास। बी जितना उत्पादन करेगी वह क्या है, उसके बेचने की जिम्मेदारी किसके पास है, E और F। यहां पर मैं दो सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूं, नहीं कि दो ही कंपनियां, वहां पे सैकड़ों कंपनियां होती हैं, वहां पे सैकड़ों ट्रेडर्स होते हैं, लेकिन मैं समझाने के लिए सिर्फ ले रहा हूं। अब देखिए होगा क्या कि यह जो ट्रेडर्स है CD और EF, यह हमेशा चाहेंगे कि उनके पास उतना जो है कि क्या रहे, पेट्रोलियम रहे, जिससे इनके पास जो खरीदार हैं, जो बायर्स हैं, जो रिफाइनरी हो सकता है, एयरलाइंस हो सकता है, वह कितने भी आ जाएं उनसे कहें कि भैया हमको इतना चाहिए, वो कहें आप ले जाओ। अब देखिए ट्रेडर्स करते क्या हैं, ट्रेडर्स अपने पास सामान नहीं रखते, यह क्या करते हैं, बीच में सिर्फ लेन देन करते हैं। अर्थात देखिए बायर्स के नीचे 5 लिखा दिखाई दे रहा है ना, अर्थात ये मान लीजिए 20 लोग खरीदार हैं, तो 20 लोग ये जो खरीदार हैं ये किसी के पास भी जा सकते हैं। मान लीजिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, ये 20 लोग C के पास आए कि भैया हमें तो पेट्रोल चाहिए, तो ये कहेगा ठीक है आप हमारे पास से पेट्रोल ले जाइए, तो कहेंगे आप दो। तो यह जो C है यह कहेगा आप A के पास जाओ, और A को कुछ यह पर्ची लिख के देगा, चिट्ठी लिख कर देगा कि भैया देखो हमने आपसे पहले ही क्या कर रखा है, इतना खरीद रखा है। मान लीजिए यह हमारे जो बायर्स हैं 5 करके कितने हुए, 20 हुए ना, और ये 20 कहां चले गए, C के पास चले गए, और ये कह रहे हैं कि हमें क्या करो 5 लीटर दे दो। अर्थात क्या है, इनको 100 लीटर चाहिए, हम लीटर में अगर कैलकुलेट करें। अब C कहेगा A से, क्योंकि C किससे जुड़ा हुआ, A से जुड़ा हुआ, कहेगा हमने आपसे क्या किया था, 1000 लीटर लेके रखा है ना, खरीद के रखा है ना। वो ये कहेगा हाँ आपने 1000 लीटर खरीद के रखा है, तो उससे उनसे कहेगा कि आप इन 5 को क्या करो, आप 20 लीटर क्या करो दे दो, और इस तरह से क्या होगा, अगर जो है कि या 25 लीटर दे दो, और इस तरह से क्या होगा, वो कहेगा कि हमारा टोटल जो है कि 100 लीटर क्या कर दो, खर्च कर दो। तो यह जो खरीदार हैं, जो बायर से 5 ये वहां से लेकर क्या होंगे, चले आएंगे। और इसमें C की भूमिका क्या रही, C ने पहले ही A से खरीद के अपना स्टॉक बना कर रखा है, और यह इसी के वजह से जो भी इसके पास बायर जाता है, जो खरीदार जाता है, वह लौट के नहीं आता, वह A से खरीद लेता। तो दरअसल होता क्या है
जो ये उत्पादन कंपनियां हैं ए बी, इसी तरह की हजारों कंपनियां हैं, इन कंपनियों से बीच में जो ट्रेडर्स होते हैं यह एक महीने पहले का ही क्या करते हैं, खरीद के रख लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था आलू, एक व्यक्ति ने कहा कि भैया आलू आप क्या करना 1 केजी हमें क्या करना बाद में दे देना, पैसे आप पहले रख लो, तो मैंने उसको क्या नाम दिया था, वायदा कारोबार। तो ठीक इसी तरह से तेल के क्षेत्र में भी क्या होता है, वायदा कारोबार होता है, और इसलिए होता है कि जिससे कंपनियों को यह पता रहे कि उनको प्रोडक्शन कितना करना है। और ये कैसे पता रहेगा, जैसे अगर ट्रेडर्स जो हैं वो ज्यादा डिमांड करेंगे, जैसे ट्रेडर्स चूंकि 1 महीने पहले से ही खरीद ले रहे हैं, मान लीजिए अगर अभी क्या चल रहा है, अप्रैल मंथ का चल रहा है, तो अप्रैल मंथ के लिए क्या किया, जो अभी जो ये रिलीज जो पेट्रोलियम बेचा जा रहा होगा इसकी क्या हो चुकी होगी, पहले से ही खरीद बिक्री हो चुकी होगी। अब इसी तरह मई का देखिए, अगर कोई मान लीजिए बायर जो हैं, 5 जो खरीदार हैं, इनको जितना खरीदना है यह अपना स्टॉक, ये किसके पास गए थे, सी के पास, तो सी क्या करेगा, मई में इसको कितना खरीदना है पहले से ही खरीद के क्या रखेगा, ये से कह देगा कि भैया हमें तो इतने लीटर हमारे लिए रखना, ये लो आप पैसे। तो अब ये पैसे ले लेने का मतलब क्या है कि अब ये जो कंपनी है ये क्या है, इसको देना ही होगा, किसको, सी को। अगर अब देखिए सी को क्या करता है, सी के पास जितने लोग जाएंगे वो क्या कर सकता है, वह बेच सकता है। तो अभी देखिए इसमें क्या होता है कि 1 महीने पहले ही क्या किया जा रहा है, सी क्या कर रहा है, ए से खरीद ले रहा है, ऐसे ही डी भी क्या कर रहा होगा, ए से खरीद ले रहा होगा, ई भी क्या कर रहा होगा, बी से खरीद ले रहा होगा, एफ भी क्या कर रहा होगा, बी से खरीद। अर्थात अब इसमें पूरी चीजों को समझिए, देखिए कितना इंटरेस्टिंग है कि ये जो व्यापारी हैं, जो ट्रेडर्स हैं, यह 1 महीने पहले से ही क्या कर रहे हैं, खरीद के रख रहे हैं। अब इनके खरीद के रखने का मतलब ये है कि जितना इन्होंने कहा है, सी डी ई एफ ने जितना इनसे कह दिया, उत्पादन करने वाली कंपनियों से कह दिया है कि भैया आपने ये खरीद लिया। अब मान लीजिए इन्होंने कहा था कि हमें 1 महीने के लिए जो है कि ट्रेडिंग आगे के लिए कर रहे हैं, अर्थात इन्होंने कहा कि हम मई में 20 मई तक क्या करेंगे, जितना हम ऑर्डर दे रहे हैं, सी ने कहा ए से हम कह रहे हैं कि हम 100 लीटर लेंगे, डी ने भी कहा ए से हम 100 लीटर लेंगे, और कब ले लेंगे, 20 मई तक फाइनली हम ले लेंगे। तो अब एक कंपनी क्या करेगी कि 20 मई तक इनको इतना स्टॉक अपने पास रखना होगा कि सी और डी अगर किसी बायर, जो देखिए इनके सामने 5 हैं, किसी खरीदार को ए के पास भेजें तो वह लौटाए नहीं, क्योंकि पैसे तो पहले ही वो क्या कर चुके, ले चुके हैं। देखिए यही हुआ था, अभी क्या हुआ था कि अभी जो कुछ समय पहले क्या हुआ था कि जो WTI है, अर्थात जो आपको मैंने बताया था कि यह जो वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट है, यहाँ पर जो यह व्यापारी जुड़े थे ना, CDEF, इन्होंने क्या किया था, जो है कि इनको खरीदना था, तेल खरीदना था। अब जब तेल खरीदना था तो ये जो तेल कौन उठाता कंपनियों से, ये जो खरीदार हैं 5 ये उठाते। अब हुआ क्या, मई के लिए कंपनियों को कहा गया कि भैया आप अपना तेल लो। ट्रेडर्स ने कहा कि बायर से भैया कि आपको तेल चाहिए। इस समय चूंकि पूरे विश्व में क्या है, लॉकडाउन है, तो कोई भी जैसे 5 मैंने जो खरीदार दिखा रहे हैं, इसमें से कोई खरीदार ना सी के पास गया ना डी के पास गया। अब जब खरीदार नहीं गया, और चूंकि ये तो पहले से जो व्यापारी जो ट्रेडर्स हैं CDEF, ये तो पहले से खरीद के क्या है बैठे हुए थे। अब इनको क्या हुआ कि इनको अपना सामान उठाना था, कौन सा, पेट्रोल वहां से उठाना था। इन्होंने कहा बायर से, और जो 5 है, इन्होंने कहा भैया आप ऐसा करो, आप प्रति बैरल हमें 10 रुपए दे दो। इन्होंने कहा क्या करेंगे, क्या पूरा हर जगह तो लॉकडाउन है, कैसे लेके आएंगे, कैसे लेके जाएंगे, हम नहीं ले रहे। इन्होंने कहा अच्छा ऐसा करो, 2 रुपए प्रति बैरल दे देना, आप ये माल क्या करो ले जाओ, हम क्या करेंगे इसको रख के। इन्होंने कहा भैया हमें नहीं चाहिए। फिर इन ट्रेडर्स के पास अब क्या था कि चूंकि उत्पादन करने वाली कंपनियों ने को क्या है, उत्पादन तो इनको अब जो है कि जब इन्होंने डेट दे दी है 20 मई तक, तो ये ट्रेडर्स को तो ये माल तो उठाना ही होगा। तो अब इनके पास बड़ी चुनौती आ गई। चुनौती ये आई, आखिर हम ये सामान पहले तो हमें किस कंपनी से उठा के लाना है, और कंपनी से उठा के लाने के नहीं, बगल में है तो नहीं, पड़ोस में तो कंपनी है नहीं, कहीं दूर से उठा के लाना है, और उसमें क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन लगेगा। ला के रखेंगे कहाँ, बड़े बड़े कुएं कितने बनाएंगे, कितने जो है कि रिजर्व बनाएंगे, और रिजर्व बनाएंगे तो उसको बनाने में कई साल लगेगा, और उसमें कई हजार करोड़ रुपए क्या होंगे, खर्च होंगे। इन्होंने कहा कि ये तो बड़ा दिक्कत हो गई। तो इन्होंने
उन्होंने जो खरीदार हैं जो पांच इनसे कहा ऐसा करो कि आप ये ले जाओ। उन्होंने कहा कि पैसे मत देना। कहें पैसे तो छोड़ो, पैसे तो हम देने की कंडीशन वैसे भी नहीं है, हम जो है कि हमारे अगर लेने आएंगे तो लेके आएंगे, लेके जाएंगे, यही हमारा खर्चा बहुत ज़्यादा है, और चूंकि हम ला के रखेंगे कहाँ। तो उन्होंने कहा देखो यही प्रॉब्लम तो हमारी है कि आखिर हम ला के इसको कहाँ रखेंगे और क्या करेंगे। उन्होंने कहा ऐसा करो, आप ये पांचों जो बायर हैं इनसे कहा कि आप ऐसा करो, अपने जहाज भेज दो, और अपने जहाज भेजो, और जहाज भेजकर क्या करो, ये जितना पेट्रोलियम हमने खरीदा है ए बी कंपनी से सब आपको क्या करना है, ले जाना है, और ले जाओगे तो हम आपको पूरा खर्चा भी देंगे। कहें कितना खर्चा देंगे, कहें प्रति बैरल हम क्या करेंगे, आपको $37 देंगे। अर्थात अगर एक बैरल आप खरीदते हो तो अर्थात उठाते हो कंपनी से तो हम $37 देंगे। तो इन्होंने कहा आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तो ये जो ट्रेडर्स हैं ना CDEF, इन्होंने जानते क्या कहा, देखो भाई हम अगर अभी क्या करेंगे, हम इसको खरीद के अपने पास लाएंगे तो लाने ले जाने में जैसे तुमको हम खर्चा दे रहे हैं इतना खर्चा तो और हो गया, प्लस हम इसको रखेंगे कहाँ, और रखेंगे तो मान लो हमें कुछ बनाना हुआ, वो बनाएंगे तो कई सालों में तैयार होगा रिजर्व रखने के लिए, और तब तक तो हमारा क्या हो जाएगा, बहुत घाटा हो जाएगा। इसलिए जो लाने ले जाने में हम खर्च करेंगे तुम रख लो, लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ जो उत्पादन कंपनियां इनसे क्या करना, अपना व्यापार करना। तो देखिए पूरा सिस्टम इस वजह से हुआ था, इस वजह से कहा गया कि मई के लिए ये जो हुआ है, ये पूरा जो भी रेट डाउन हुआ है ना, ये मई माह के लिए हुआ है, क्योंकि ट्रेडिंग एक महीने के लिए। तो अभी ऐसा नहीं उन्होंने कह दिया कि जाओ उठा के ले आओ, ये क्या है, उठाएंगी कंपनियां, लेकिन जिन लोगों ने अर्थात जो बायर्स हैं जो खरीदार हैं इन्होंने कह दिया कि ठीक है हम उठा लेंगे, तो इनका CDEF के साथ जितने लोग जुड़ चुके होंगे और यहाँ पर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तहत ये हो गया होगा कि हम इतना जो है कि तेल उठाएंगे, तो वो जब उठाएंगे तो उनको पैसा देना नहीं पड़ेगा। यह जो ट्रेडर्स हैं ये पैसा देंगे, क्योंकि अगर यह सामान खुद नहीं रख सकते थे पेट्रोलियम, और यह उत्पादन जो कंपनियां हैं इनके पास भी एक जो स्टॉक की लिमिट होती है, ऐसा नहीं है कि जो है कि लिमिट बढ़ती है। तो अब कहेंगे उत्पादन कंपनियां उत्पादन क्यों नहीं बंद कर देती। उत्पादन बंद करना और फिर चालू करना एक कठिन प्रक्रिया होती है, और साथ ही साथ अगर उत्पादन एक चम बंद हो गया तो तेल की कीमतें फिर से अलग रूप में नजर आएंगे। तो कई प्रकार की चुनौतियों की वजह से ये पूरा जो गणित है इसके पीछे क्या हुआ कि यह जो व्यापारी हैं इन्होंने कहा कि आप क्या करो, इसको लेकर जाओ, और जो व्यापारी थे उनसे कहा कि आप ये ले जाओ, आप पैसा मत देना, हम जो है कि आपको पैसा दे देंगे ले जाना। तो इसी को बोलते हैं क्रूड ऑयल का निगेटिव प्राइस, जो कि वर्ल्ड के विश्व के इतिहास में पहली बार हुआ है। क्यों हुआ, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से कहीं भी दुनिया में क्या है, कोई डिमांड नहीं है। फिर आप कहेंगे कि ऐसा कैसे मैंने बोल दिया, चीन भर रहा अपना रिजर्व, भर क्या रहा है, चीन तो भर चुका है, जापान भर रहा है, दक्षिण कोरिया भर रहा है, इंडिया भी भर रहा होगा। लेकिन अब देखिए इसकी थोड़ा सा समझने के लिए एक और शब्द, वह है स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व। स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व से तात्पर्य ऐसे रिजर्व से होता है जिसका उपयोग किसी तेज संकट या अभाव से निपटने के लिए किया जाता है। जैसे आप अपने घर में बफर स्टॉक रखते हैं ना किसी भी चीज का, ठीक इसी तरह से हर देश, हर सरकार चाहती है कि उसके पास कुछ पेट्रोलियम का रिजर्व है। जैसे आपको मालूम है 1973 में क्या हुआ था कि गल्फ जो है कि वॉर हो गया था, तेल संकट उत्पन्न हो गया था। अब जब गल्फ वाले क्षेत्र में या जहां पर तेल का उत्पादन वहीं युद्ध हो जाए तो किसी को तेल मिल पाएगा, तो नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए सभी देश सामान्यतः यह प्रयास करते हैं कि वह कुछ अपने पास रिजर्व रखें। तो इसी को बोला जाता है स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, अर्थात पेट्रोल का वह रिजर्व जो संकट या तेल के अभाव के समय में हम यूज कर सकते हैं। यह जो रिजर्व होते हैं क्या बड़े बड़े जो है कि गोदाम टाइप के होते हैं, गड्ढे होते हैं पक्के, और इनका जमीन के अंदर इनका निर्माण किया जाता है। भारत में इसका निर्माण 2005 से करना प्रारंभ किया गया। तो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व को अब शॉर्ट फॉर्म में हम बोलेंगे SPR। भारत की वर्तमान का जो SPR क्षमता है वह है 15 से 18 दिन के लिए, अर्थात अगर हमको एक भी लीटर तेल ना मिले तो लगभग 15 से 18 जो है कि दिन के लिए। ये मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ, इससे कम ही होगा। मैक्सिमम इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि कई जगहों पे इसको डेटा में लेके अंतर है, फिर भी मैंने कहा चलो मैक्सिमम वाला हम मान लेते हैं। लेकिन फिर भी आप देखिए भारत का जो
कुल एसपीआर का है वो 39 मिलियन बैरल है। 39 मिलियन बैरल की कैपेसिटी है हमारे एसपीआर अर्थात स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व की। वहीं यूएसए का अगर देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा 730 मिलियन बैरल, अर्थात इसको हम एमबी में कहेंगे मिलियन बैरल को। वहीं चीन का 550, वहीं जो है कि उसके बाद जापान का 528, दक्षिण कोरिया 214 और इसके तुलना में इंडिया का आप जो है कि देखें आपको पता चलेगा हमारे पास तो कोई रिजर्व। यही कारण है कि भारत क्या कर रहा है, दाम पहली बात तो किसी को पता नहीं थे कि ये होगा। ये क्यों हुआ कि पूरे जो है कि उस दिन जिस दिन ये दाम माइनस में गए उस दिन क्यों हुआ, क्योंकि उनको क्या करना था, अगला कॉन्ट्रैक्ट करना था, अगला वायदा करना था और किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि दाम इतने कम जाएंगे, तो भारत इसके लिए तैयार भी नहीं था। दूसरा, उसने अपनी जो रिजर्व की कैपेसिटी है उसको बनाने का काम बहुत लेट में किया, 2005 में किया और अभी तक जितना हमने रिजर्व बनाया है वो बहुत पर्याप्त नहीं है। इसके कारण गिरते हुए तेल के मूल्य का हम फायदा नहीं ले पा रहे हैं और इसके वजह से ये हो रहा। दूसरी चीज, हम कहां से लेते हैं भारत को, मैंने बताया वो वेरेंट प्लेटफॉर्म से लेता है ना कि WTI से। तो वेरेंट में इतनी अभी कमी नहीं आई है, लेकिन फिर भी अभी भी जो कि तेल के जो दाम है वो काफी कम है, 20 जो है कि डॉलर प्रति बैरल है। अगर हम वेरेंट पे भी देखें तो भी काफी कम है, हम रिजर्व भर सकते थे, लेकिन चूंकि हमारे पास रिजर्व नहीं है। भारत में जो ये स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व हैं ये विशाखापत्तनम में है, मैंगलोर में है, पादुर कर्नाटका में है, चांदीखोल उड़ीसा में है। विशाखापत्तनम आपको पता ही आंध्र प्रदेश, मंगलोर कर्नाटका, चांदीखोल उड़ीसा में है। और जून 2018 में सरकार ने और जो है कि रिजर्व जो कि बढ़ाने के लिए अपने प्रयास किए हैं। इसके लिए 6,500 करोड़ रुपए दिए हैं, लेकिन इनको अभी बनने में 4 से 5 साल लगेगा। अर्थात अगर आप कहें कि कोई बात नहीं हमारे पास रिजर्व नहीं है तो हम और जो है कि रिजर्व बना लेते हैं, लेकिन इतनी आसानी से यह नहीं बनते, इस पे काफ़ी काम करना पड़ता है, काफ़ी समय लगता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे बस इतना आपको समझाना था कि ये जो पेट्रोलियम का जो दाम कम और ज़्यादा है ये बहुत अचानक जो है बढ़ता है और ज़्यादा, तो इसमें कोई त्वरित डिसीजन लेकर हम तभी लाभ उठा सकते हैं जब हम उसके लिए पहले से तैयार हैं, अर्थात हमारे पास रिजर्व हो। चूंकि चीन के पास, रूस के पास, जापान के पास, दक्षिण कोरिया के पास, यूएसए के पास पहले रिजर्व है, तो उन्होंने क्या किया, अपने रिजर्व भर लिए। अब होगा क्या आने वाले समय में, देखिए जो वायदा कारोबार होगा वही कम होगा। जब वायदा कारोबार क्या होगा, कम होगा, अर्थात जितने ट्रेडर्स हैं वो कंपनियों से कहेंगे हम आपसे अब कम खरीदेंगे या ना के बराबर खरीदेंगे, तो अपने आप क्या होगा, जब ट्रेडर्स कम खरीदेंगे तो ट्रेडर्स के पास ही तो क्या जाते हैं, खरीदार जाते हैं, जिनको हमने बायर बोला, चाहे रिफाइनरी हो या जो है कि एविएशन के हो, अर्थात जहाजरानी उद्योग के क्षेत्र के लोग हैं। जब ये लोग जाएंगे तो अब क्या है, ट्रेडर्स ने कम खरीदा तो कहेगा हमारे पास इतना ही है, हम ये क्या करेंगे, आपसे चार्ज करेंगे, तो धीरे धीरे फिर से दाम क्या होंगे, बढ़ने लगेंगे। लेकिन अभी जो है कि पूरा जो कंडीशन है उसमें यह है कि कहीं ना कहीं हम जो है कि फेल हुए हैं इसका लाभ उठाने में, क्योंकि हमारे पास स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व क्या है, कम है। आई होप आप समझ पाए होंगे ये पूरा कुछ गुड़ागड़े। अगर थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत हो तो एक बार फिर से मैं गुजारिश करूंगा, वीडियो को ध्यान करके थोड़ा सोचने का प्रयास करिएगा, आप समझ पाएंगे। थैंक यू सो मच।